नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस में क्या करें। पहले से इन्वेस्टेड हैं, कोई आ गया तंग कर रहा है, इसके लिए क्या करें। वीडियो को बढ़िया से समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उनको 10,000 रुपये दे के ऐसे ही दे देते हैं कैश में, लेकिन कोई प्लान लेने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दो तरह का प्लान होता है इंश्योरेंस में, एक होता है टर्म प्लान, एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान। टर्म प्लान मतलब जो भी पैसा दिए मरे नहीं जब तक आपको कुछ नहीं मिलना है, आपको मतलब नॉमिनी को मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही नहीं, ऊपर चले गए। और इन्वेस्टमेंट प्लान में होता है कि जो भी पैसा दिया थोड़ा थोड़ा रिटर्न के साथ भी लंबे समय के बाद, एकदम लंबे समय के बाद कुछ मिल सकता है। तो 90% जो लोग है ना, 99% लोग ये प्लान लेते हैं। लेना चाहिए। ये इंश्योरेंस में सिर्फ खरीदने लायक टर्म प्लान है, 1% भी लोग इसको नहीं लेते। और जो खरीदने लायक नहीं है वही धड़ल्ले से बिकता है। बिकता वही है जो एडवाइजर बेचते हैं। यहाँ पे 50 लाख का इंश्योरेंस का बात करते हैं। जो प्योर टर्म प्लान होगा उसमें 10,000 सालाना में काम चल जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर जिंदा रहे 20 साल तक पैसा देते रहे 10 साल तक देते रहे, चाहेंगे कि कुछ वापस मिल जाए। जिंदा ही रह गए, ऊपर गए नहीं तो कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। और एक दूसरा प्लान है कि 10,000 सालाना ना दे के आप 20,000 रुपया सालाना दीजिए 20 साल तक। जितना पैसा दिए थे 20 साल के बाद सब मिल जाएगा, मतलब 4,80,000 दिए थे वो सारा मिल जाएगा। तो साधारण इन्वेस्टर को, आदमी को कौन सा प्लान अच्छा लगेगा? बोले इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, जितना पैसा दिए 2,40,000 वो मिलेगा नहीं, और इसमें दिए तो सारा मिल जाएगा, तो ये प्लान अच्छा है। सब लोग कहेंगे वाह ये प्लान अच्छा है। 99% यही लोग यही प्लान ले लेंगे, और इसमें कोई नहीं लेंगे, बोले बकवास प्लान है। लेकिन हमने ये बकवास प्लान लिया है, लगभग 5,000 सालाना जा रहा है 7-8 साल से, अभी तक ऊपर नहीं गए तो वो पैसा गया। जैसे कार इंश्योरेंस में दिए पैसा, कुछ नहीं हुआ तो वापस तो कुछ मिलता नहीं है रिपेयर के लिए कोई भी पैसा। उसी तरह यहाँ पे 8 साल से पैसा देते गए 5,000 सालाना, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब जाएंगे तो 50 लाख का इंश्योरेंस जो है वो नॉमिनी को मिलेगा। तो मैं ये खुद प्लान किया हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्यों बकवास नहीं है और ये क्यों बकवास है जो ज़्यादातर लोग लेते हैं। मान लेते हैं कि आप बोलते हैं कि 10,000 रुपये सालाना वाला नहीं लेता हूँ और 20,000 सालाना वाला लूँगा, यानी कि जेब से 20,000 रुपये देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ 10,000 का एक टर्म प्लान ले लीजिए, जैसे मैंने लिया है 50 लाख का। अब जो 10,000 पर ईयर बचा उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए 20 साल के लिए। यदि 12% के रेट से आपका मच फंड इंटरेस्ट दे, मतलब ग्रोथ हो उसका, तो 8,06,000 बन जाता है। और 15% के रेट से 11,78,000 बनता है। यहाँ आपको कितना मिला था? 4,80,000। आपका पैसा लेके 10,000 रुपया वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे से 4,80,000 आपको दे दिया, बाकी पैसा उनके पास रह गया। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा यही टर्म प्लान जिसमें कुछ भी वापस नहीं मिलता है वो ज़्यादा अच्छा है, और वो जिसका डबल प्रीमियम है, लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा चूना लगने वाला है। दूसरे फैक्टर का बात करते हैं। अब कहते होंगे इंश्योरेंस भी तो है, म्यूचुअल फंड में तो कोई इंश्योरेंस नहीं, यहाँ इंश्योरेंस है। इसके जाल में फंस जाते हैं। अब इस जाल को समझते हैं। मान लेते हैं 50,000 सालाना का कोई प्रोडक्ट लिया आपने और 4 लोगों ने लिया, ABCD। ये भी 50,000 सालाना दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी, और ये भी 50,000 सालाना दे रहे हैं। एक ने बोला मैं 10 लाख का इंश्योरेंस लूंगा, ऊपर जाऊं तो 10 लाख रुपये मिलना चाहिए। एक बोला भाई 25 लाख का चाहिए, एक ने बोला 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, एक ने बोला 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। अब अगर 6% के रेट से 20 साल के बाद पैसा मिले तो 19,50,000 लगभग मिल जाएगा। लेकिन जो 25 लाख का इंश्योरेंस लिए हैं उनको 19,50,000 ना मिलके 18 लाख ही मिलेगा लगभग। मैं ऐसे बोल रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे मोर्टेलिटी चार्ज कट रहा है। जिसने 50 लाख का लिया उसको और कम मिलेगा, 16 लाख मिलेगा। जिसने 1 करोड़ का लिया उसको शायद 15 लाख ही मिलेगा, क्योंकि जितना इंश्योरेंस बढ़ता जाएगा, आप अपनी मर्जी से बढ़ाते जाएंगे, उतना मोर्टेलिटी चार्ज बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपने स्टार मार्क जो किया था छोटे छोटे लाइन में उसको पढ़ा नहीं। तो ये जो मोर्टेलिटी चार्ज है ना, लगभग वो टर्म प्लान के बराबर है। मतलब आप कितना भी इंश्योरेंस बढ़ाते जाइए, ये अंदर में एक टर्म प्लान आपके जो चार्ज कटेगा वो टर्म प्लान का चार्ज कटता जा रहा है। तो बेहतर है कि सिर्फ टर्म प्लान लेना है, बाकी पैसा जो बचा है उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहना है। अब आप बोलेंगे अभी क्या करूं? आपका वीडियो देख के ब्लूटूथ खोपड़ी अभी ऑन हो गया, अब क्या करूं? मान लेता हूं कि 1 लाख रुपया सालाना आप किसी भी इंश्योरेंस में दे रहे थे, ABCD से Z तक लेकर सब कंपनी को इंश्योरेंस है, सब कंपनी को लगभग म्यूचुअल फंड है, सारे कंपनी जो जहां फंस जाए। तो 1 लाख रुपया सालाना दे रहे, 5 साल तक दिया, 5 लाख दे दिया।
लेकिन जैसे ही पैसा निकालने जाएंगे ट्रेडिशनल प्लान में तो बोलेंगे 40% काट करके 3 लाख हाथ में मिलेगा। 3,10,000, 3,20,000, 2,80,000, इस तरह से करके लगभग मान लेते हैं कि 3 लाख रुपया मिलेगा। ये 3 लाख रुपया को ले लीजिए और मच फंड में झोंक दीजिए 15 साल के लिए। 12% के रेट से 16,42,000 बन जाएगा। वन टाइम 3 लाख जो मिला उसको 15 साल के लिए छोड़ दीजिए। अगर ये 12 की जगह 15% रिटर्न हो जाए तो 24,41,000 बनता है। और जो 1 लाख रुपया सालाना दे रहे थे वो भी रोक देंगे। जब निकाल लेंगे तो सालाना जो जा रहा था वो भी बंद कर देंगे, उसको भी म्यूचुअल फंड में जाने दीजिए। 1 लाख सालाना 15 साल के लिए 12% के रेट से 41,75,000 बन जाता है और 15% के रेट से 54,71,000 बन जाता है। आप कहेंगे ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ कैलकुलेट करते हैं? तो ये है एनुअल SIP में जाके आप देखेंगे। 1 लाख रुपया सालाना दिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख रुपया सालाना दिए 15 साल तक 12% के रेट से, 15 लाख जमा हुआ 15 साल में, 41,75,000 बन गया। तो 15% के रेट से ये 12% के रेट से बना, 15% के रेट से 54,71,000 बना। तो 12% के रेट से दोनों को जोड़ेंगे, जो 3 लाख जमा किया 1 लाख सालाना जो दिया 58 लाख बन जाता है, और 15% के रेट से 79 लाख बन जाता है। मतलब 60 से 80 लाख के बीच मिल सकता है अगर मच फंड में स्विच कर दिया तो, वहां से निकाल करके। लेकिन आप बोलेंगे अरे जो कर दिया छोड़ो, टेंशन नहीं करना है। मतलब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ ही नहीं, गणित ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो 1 लाख रुपया सालाना जाता रहेगा 20 साल तक। 5% के रेट से 34 लाख रुपया बनेगा और 6% के रेट से 39 लाख बनेगा। मतलब 35 से 40 लाख के बीच मिलेगा। और यहाँ साफ है 58 से लेके 80 लाख तक बन सकता है। तो खुद कैलकुलेट करेंगे। किसी भी स्थिति में आप पैसा निकालते हैं वहाँ से इंश्योरेंस से, और 10 साल के ऊपर अगर टाइम है और मिड कैप स्मॉल कैप में लगा के छोड़ते हैं तो लगभग वहाँ से डबल आपका पैसा बन सकता है। अब एक क्वेश्चन और होता है कि गारंटी क्या है? यहाँ तो गारंटी भी नहीं है ना, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी भी नहीं है, यहाँ तो गारंटी भी है। तो गारंटी लंबे समय के बाद ना इंश्योरेंस में है ना म्यूचुअल फंड में, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। किसी का बस मार्केट पे है नहीं, क्या होगा वो 20 साल के बाद ही जानते हैं। तो गारंटी ना यहाँ है ना वहाँ है, छोटा छोटा अक्षर में सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब कुछ बात करते हैं, मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे कुछ नया चीज़ आया है। अनक्लेम्ड अमाउंट, हमने कुछ रिडेम्पशन किया था। जब रिडेम्पशन किया था तो इतना ज़्यादा रिडेम्पशन था कि मैं अकाउंटिंग नहीं कर पाया। तो कुछ पैसा लगभग 51-52 हज़ार रुपया अकाउंट में आया, कब आया नहीं आया हम पता नहीं कर पाए, पर आया ही नहीं अकाउंट में, क्योंकि हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। नाम में थोड़ा सा मिसमैच था, क्रेडिट नहीं हुआ तो हमारे एड्रेस दिल्ली का था, दिल्ली पे चेक चला गया और हम इसको ट्रैक भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जान ही नहीं रहे, अपने काम में व्यस्त थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम पत्र में अनक्लेम्ड रिडम्पशन मोर देन 3 मंथ टू 3 ईयर। अभी तो 3 मंथ ही हुआ है। तो ये 2 अप्रैल 2024 में जो चेक आया उसको हमने अकाउंट में नहीं ले पाए क्योंकि पता ही नहीं था, पता ही नहीं कर पाए। तो अप्रैल से लेके अभी एक मेल आया जुलाई में कि ये वाला उसमें प्रेम पत्र मिला हुआ था, मेल में अटैच था। फिर देख पाए, थोड़ा सा फुर्सत मिला तो मेल चेक किया तो इस तरह का पता चला एक अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, वापस चेक खत्म हो गया इनवैलिड होके, और वो 3 महीने के बाद अनक्लेम रिडम्पशन में चला गया। मतलब अब आपको इसको लेटरबाजी कर करके आपको अकाउंट में लेना है। तो सही अकाउंट नंबर दिए, कॉल सेंटर बात किए, सारा प्रूफ दिए तो जाके ये पैसा 4 से 5 दिन में अकाउंट में आ गया। तो इस तरह का हाल आपके साथ भी हो सकता है। तो एड्रेस को अपडेट रखना है। हमारा एड्रेस दिल्ली का था, पुराना एड्रेस, और मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ, तो हमें वो चेक मिला ही नहीं। अकाउंट में जब क्रेडिट नहीं होता तो चेक आता है, तो चेक मिला ही नहीं। और ईमेल आईडी सोच लो अगर नहीं होता रजिस्टर्ड तो वो भी नहीं पता चलता। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस एकदम अपडेट रखना है। और एक चीज़ हमेशा करना है जो कि मैंने नहीं किया था जब अमाउंट निकाला था, 100 रुपया रिडीम करके हर फोलियो से, हर एएमसी से निकाल के रखना है ताकि वेरिफिकेशन हो जाए कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया। एक बार अकाउंट में आ जाएगा फिर ऑटोमेटिक आता रहेगा। अगर नाम गलत भी है और 100 रुपया आपके अकाउंट में रिडेम्पशन करने के बाद आ गया है, वेरीफाई हो गया है, तो बाद में भी रिडेम्पशन करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन नाम में मिसमैच है, एड्रेस अपडेट नहीं है, वो सब कुछ जितना भी कागजी कार्रवाई हो वो कर लेना चाहिए। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे पूछा गया है पराग पारिक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कैसा है, इसके बारे में गाइड कीजिए। होता ये है ना, पहले आप StarSIP.in में जाइए
और चेक कीजिए सारा फंड, ये इक्विटी नहीं है, ये फंड है हाइब्रिड टाइप में, मतलब 65 इक्विटी में, 65 से 80% इक्विटी में, बाकी डेट में। पारंपरिक डायनेमिक एसेट एलोकेशन, ये फंड शुरू हुआ है 28 फरवरी 2024 में, मतलब अभी अभी शुरू हुआ है। तो जाहिर से बात है आपने एनएफओ बोल के ले लिया होगा या फिर कोई एडवाइजर आपको भेज दिए होंगे। हम हमेशा बोलते हैं एनएफओ नहीं लेने, और जिसका आईएम 2000 करोड़ 5000 करोड़ से कम है उसको नहीं लेना। यहाँ 636 करोड़ है। पारंपरिक का पहले से जो चल रहा है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, उससे बेहतर कोई ये फंड है नहीं। आप इसी कैटेगरी के फंड में जानना चाहते हैं तो क्वांट एब्सोल्यूट फंड 2200 करोड़, आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट 37,000 करोड़, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड 9600 करोड़। तो बड़ा आईएम जिसमें है उसमें आपको जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज गुड फॉर पैसिव इनकम। एचडब्ल्यूपी के लिए पूछ रहे हैं, डिविडेंड ऑप्शन या फिर एचडब्ल्यूपी करूं। डिविडेंड ऑप्शन अगर आप लेंगे, मान लीजिए कि 10,000 रुपये पर मंथ आप ऑप्ट करते हैं, तो कभी डिविडेंड मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। जब डिक्लेयर होगा तब मिलेगा या नहीं मिलेगा। रेगुलर डिविडेंड होता नहीं है इक्विटी या बैलेंस फंड में लेंगे तो। एचडब्ल्यूपी एक ऐसा ऑप्शन है कि हर 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो बेहतर है एचडब्ल्यूपी ऑप्शन लीजिए। आप 6%, 7%, 8% के रेट से कैलकुलेट कर लीजिए। यदि आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टेड हैं तो 12% के रेट से, मंथली 1% के रेट से भी एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। डिविडेंड ऑप्शन एएमसी पर निर्भर करता है, एचडब्ल्यूपी ऑप्शन आप पर निर्भर करता है। पेंशन आपको चाहिए तो एचडब्ल्यूपी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। राजू भैया मैंने एसबीआई का 2 फंड लिया है, दोनों में फोलियो एक ही दिखता है, ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एसबीआई के 10 फंड भी लिए और एक ही फोलियो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग फोलियो होने से आप स्टेटमेंट निकालते हैं तो अलग अलग स्टेटमेंट निकलता है। एक फोलियो डालेंगे सारे स्टेटमेंट एक साथ आपको मिल जाएंगे, तो एक फोलियो होना ज़्यादा अच्छा है। एक फोलियो के अंदर स्कीम जितना हो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा फोलियो है 40-50 फोलियो, सबको कंसोलिडेट करके 4-5 फोलियो में कर लीजिए। एक एएमसी का अगर 10 फोलियो है आप उसको कंसोलिडेट करके एक में कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। क्या हम एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं एचडब्ल्यूपी के साथ में? मतलब ये बड़ा चक्कर वाला क्वेश्चन है कि शादी हो गया आप गर्लफ्रेंड के साथ भी रह सकते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन है। आप एसआईपी में पैसा डालते हैं और एचडब्ल्यूपी में पैसा निकालते हैं, तो 1 तारीख को आपने 10,000 निकाल दिया और 5 तारीख को एसआईपी में डाल दिया, आपके जेब में क्या आया? घंटा। या एक ही तारीख को 10,000 रुपया निकाला और 10,000 रुपया एसआईपी भी चला गया, क्या हुआ? नील बटे सन्नाटा। मतलब क्या आया इसका? तो एसआईपी बंद, एचडब्ल्यूपी तो तभी करेंगे ना जब आपको जरूरत है। इसका मतलब जरूरत नहीं है तो चलने दीजिए, बढ़ने दीजिए पैसा, और जरूरत है तो सिर्फ एचडब्ल्यूपी करेंगे। दोनों चीज करने का मतलब नहीं है, मतलब शादी हो गया तो शादी हो गया, जितना बखेड़ा है सबको खत्म करो तो बखेड़ा है। एचडब्ल्यूपी करना है तो एचडब्ल्यूपी, एसआईपी करना है तो सिर्फ एसआईपी। सर मैं मंथली 30,000 का एसआईपी करना चाहता हूँ, क्या मुझे आईटीआर भरना पड़ेगा? ये जो डर है ना, भयानक वाला है। आप कीजिए एसआईपी जितना करना है, नहीं भर रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं है म्यूचुअल फंड का। जब लेटरबाजी होगा तब भर दीजिएगा। आपका बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो भरे ना भरे वो सबको पता है। तो जब इनकम बढ़ जाए तो जो टैक्स बनता है वो टैक्स दे ही देंगे। ये सब जो है ना, जिनका कम इनकम है ना उनको डर लगता है। ज़्यादा इनकम होने के बाद ना, मान लो 1 करोड़ रुपया इनकम होने लगा, बढ़ गया पैसा, 10 लाख रुपया टैक्स जाना, चला जाएगा टैक्स। जो जितना ज़्यादा टैक्स भरता है ना वो उतना ज़्यादा अमीर है। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि 1-2 करोड़ रुपया टैक्स भरूँ, तो सोचो इनकम कितना होगा। तो ये डरना नहीं है। ठीक है, आप 30,000 का एसआईपी करेंगे, 25,000 का करेंगे, 20,000 का करेंगे, कोई आईटीआर, अगर इनकम ज़्यादा है तो भरना है, इनकम कम है 30,000 तक करेंगे 12-36, 3,60,000, 6-7 लाख तक तो ऐसे ही छूट है। तो ज़्यादा कुछ डरना नहीं है, जब ज़्यादा इनकम होगा तब भरिएगा, कम इनकम है तो भरने का जरूरत नहीं है। राहुल सर मेरे पापा जॉब से रिटायर होने वाले हैं, लगभग 50 लाख मिलेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करूँ? हर महीने 30,000 से 40,000 चाहिए। जब आप 50 लाख वन टाइम का बात करते हैं तो खुद से अध्ययन कर लीजिए कि 50 लाख लगाया और 30,000 रुपया अगले ही महीने से लेना शुरू कर दिया। ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, आगे का कोई नहीं बता पाएगा, यही बता पाएंगे कि पीछे क्या हुआ है। तो खुद एनालाइज कीजिए। एयूएम वाइज हमने सेलेक्ट किया है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, 50 लाख रुपया लगाया 2014 में और 30,000 रुपया लेना शुरू किया तो 36 लाख ले चुके। आज बैलेंस बचा है 1 करोड़ 1 लाख, 13.21% का रिटर्न है। इसके कैश फ्लो में भी जाके सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। पहला फंड हो गया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, दूसरा आईसीसी इक्विटी एंड डेट, यहाँ पे बैलेंस बाद में बचा 1 करोड़ 34 लाख। तीसरा है एचडीएफसी, यहाँ पे 1 करोड़ 2 लाख, 30,000 रुपया आ रहा है। और इस तरह से करके आप कैनरा रेबो को भी देख सकते हैं और डीएसपी इक्विटी को, क्वांट एब्सोल्यूट फंड को
बराबर बराबर करके 10-10 लाख रुपए सब में रख करके और सबसे 6-6 हज़ार रुपये करके 6-5 30 हज़ार रुपये करके आप यहाँ पे ले सकते हैं। ज़्यादा डर लगता है, कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं तो सिर्फ 10 लाख ही कीजिए। 3-4 साल 5 साल बीतने के बाद जब सब कुछ विश्वास हो जाए फिर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पैसा नहीं पापा जी का है। आप जितना समझ रहे हैं, आप जितना कॉन्फिडेंट हैं वीडियो देख के वो नहीं है, तो कम पैसा ही करें। 10 लाख ही करें। SBI ब्रांच ले जाइए, 10 लाख रुपया SBI इक्विटी एंड डेट में लगा करके 6,000 रुपये पर मंथ लेने दीजिए। सब कुछ आश्वस्त हो जाए फिर ज़्यादा पैसा उनको इन्वेस्ट करने बोलिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000, क्वांट स्मॉल कैप में 2000, एक्सिस स्मॉल कैप में 2000, HDFC मिड कैप में 2000, कोटक महिंद्रा स्मॉल कैप 2000, ICC पोटेंशियल 250 स्मॉल कैप 2000। सर इतना स्मॉल कैप रखना सही होगा? एनी चेंज? जो भी फंड आपने लिया है बेहतरीन है। मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं यही फंड लेता। बेहतरीन फंड है, कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जब जब मोगेम्बो गिराए 10-20% आप झोंकते जाइए पैसा, किसी का बात नहीं सुनना है, करते रहिए। इतना उतना कितना भी आप स्मॉल कैप लेंगे, स्मॉल कैप नीचे 5000 मछली है। फंड मैनेजर के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। लार्ज कैप में जाएंगे, मिड कैप में जाएंगे, वो हाथ थड़पड़ा करके 250 में रह जाएंगे और यहाँ 5000 ऑप्शन है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप स्मॉल कैप में लगाएं, अच्छा है। अगर मार्केट गिरे तो लोन लेके लमसम कर दूं? बिल्कुल नहीं करना है। जितना आपके पास पैसा है उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। आप लगता है अभी अभी आए हैं सपना चौधरी का डांस देख के हमारा वीडियो देखने। हम हमेशा यही बोले हैं, उतना ही लगाना है जितना अपने पास पैसा हो, कभी लोन नहीं लेना है। सर नेक्स्ट फॉल कब आएगा? मोगेम्बो क्या सोच रहा है? वो तो हमेशा चाह रहा है कुछ ना कुछ हो, लेकिन कर नहीं पा रहा है। वो तो इवेंट पे इवेंट प्लान कर रहा है मोगेम्बो, पर गिर ही नहीं पा रहा है क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। जो भी प्लान कर रहे हैं उनका भंडाफोड़। अभी ट्रंप के कान से गोली गया ना, वो कुछ नहीं किया, वो वीडियोग्राफी चल रहा था, फिल्म शूटिंग चल रहा है। तो ये सब धीरे धीरे करके भंडाफोड़ हो रहा है। कुछ भी करेंगे वो धीरे धीरे हो ही रहा है। तो बड़ा गिरावट मुझे समझ में नहीं आता है कि होगा। अगर होगा तो पैसा रखिए बोरा में भर के, झोंक दीजिएगा। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, किस फंड में SIP करना सही होगा? कोई मंगल ग्रह से तो नहीं है, सबके लिए ही वीडियो है वो। तो स्मॉल कैप SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICC स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, एक HDFC मिड कैप भी ले सकते हैं। इसमें बराबर बराबर करके कहिए। जब तक 50 लाख से 1 करोड़ का जो टारगेट बना लीजिए, जब तक वो पूरा नहीं हो जाए कुछ भी सोना चांदी प्लॉट फ्लैट ये सब नहीं खरीदना। वो सब खरीद के लोग थक ही जाते हैं। थकने के बाद पता चलता है अभी भी 100 की गाड़ी से स्पीड चल रहा है। स्पीड को कम करना है, स्टैंड बाय के रूप में म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। जब पैसा एक्यूमुलेट हो जाए लगभग 1 करोड़ तो 60,000 रुपये पर मंथ वहाँ से फल तोड़ के खाना शुरू करना है। आपका SWP कब से स्टार्ट हुआ है? 5-6 महीना से हुआ है और धीरे धीरे करके SWP बढ़ाऊंगा, ठीक है। 50 लाख से ज़्यादा एरियल वाइज स्मॉल कैप में हो गया है। क्या हम SWP स्टार्ट कर सकते हैं 30,000 रुपये पर मंथ का? बेहतरीन, एकदम सुबह सुबह कर दीजिए। पैसा का पहाड़ बनने का जरूरत नहीं है। वो संस्कृत में एक कहावत है, धन का 3 गति है, दानम भोगम नासम। दान तो करेंगे क्या आजकल? दान तो कोई करता नहीं है। अपने परिवार को समृद्धि से चलाइए, वही दान में गिनती होगा। उसके बाद दानम क्या होता है? भोगम, खूब भोग करना है। ये दोनों चीज़ जो नहीं करेंगे उसका नाश हो जाएगा। मतलब एक बार ऊपर गए तो मार्केट का पैसा मार्केट में ही रह जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इमीडिएट 30,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दीजिए। कभी पैसा खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा और आपका जो पैसा आएगा उससे जीवन यापन थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहेगा। बैंक में पिताजी का नाम गलत है, क्या फ़र्क पड़ेगा पैसा लेने में? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। पहला इमीडिएट एक्शन ये कर लीजिए, 100, 200, 500 का रिडेम्पशन करके देख लीजिए। ऑनलाइन आ गया, नहीं आया तो इसका मतलब सब कुछ जाके चेंज करना है। आ गया तो मैं टेम्पोररी बता रहा हूँ, 500 रुपया रिडीम किया, अकाउंट में आ गया, चलो हो गया। फिर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हो, जो भी बोलता है एएमसी में जाके, बहुत लफड़ा ज़्यादा नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड देंगे, जो सही नाम है वो सही हो जाएगा 10-15 दिन में। तो ये करा लेना है बाद में। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बता दिया रिडेम्पशन करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये सही करा लेना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन से डर लगता है, SBI के किसी भी ब्रांच में जाइए, SBI स्मॉल कैप से शुरू कर दीजिए 1-1 हज़ार रुपये पर मंथ का। जब धीरे धीरे समझ में आए फिर आप SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।